गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छात्रों सुबह का नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज प्रयागराज, रसार बरौद प्रयागराज। आज मैं छात्रों आपको रसायन विज्ञान से संबंधित बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु छात्रों को सेकेंड सेमेस्टर के रसायन विज्ञान से संबंधित तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण, देखिए आपको बता दें कि आपके सिलेबस में तत्वों का वर्गीकरण है और जिसे मैंने बखूबी तरीके से सेमेस्टर थर्ड में पढ़ा दिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। इन्हें हम 4 ब्लॉकों में बांटे हैं, SPDF है कि नहीं। और उसके बाद उन्हें और उसमें जो होते हैं आवर्त भी होते हैं। तो मैं आपकी पिछली कक्षा में आवर्त सारणी में पढ़ा दिया था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के तत्वों का तत्वों के वर्गीकरण में मैंने पाया कि उसमें जब उसकी बुकों को देखा तो उसमें कुछ नाम थे रासायनिक अभिक्रिया वगैरह। तो फिलहाल मैं तत्वों का वर्गीकरण जिक्र करते हुए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का जिक्र करूँगा। तो हम तो कहेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण में रासायनिक अभिक्रिया है और उसके कुछ नाम वगैरह हैं, केमिकल नाम हैं और सूत्र हैं, वो दिखा देते हैं। फिर लास्ट में जो समय बचता है तो हम उसका वर्गीकरण भी आपको दिखा देते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का कुछ टॉपिक है जिसमें मैं तत्वों के वर्गीकरण को डिटेल बताया हुआ, उसको देख सकते हैं। बट मैं आपके किताब के अनुसार ही चलूँगा। आपकी किताब में रासायनिक अभिक्रियाएं दिया हुआ है, कितने प्रकार के होते हैं उसको समझाइए। तो आज हम आपको थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया के विषय में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें छात्रों, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में छात्रों होता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको देखिएगा बखूबी तरीके से, है ना। तो आपको बता दें कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसमें जो होता है अभिकर्मक और अभिकारक आपस में मिल करके अभिकर्मक और अभिकारक आपके सिलेबस के अनुसार ही बात करेंगे, मिल करके क्या बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। और आपको बता दें कि आपने पढ़ा होगा अपनी बेसिक कक्षाओं में कि परिवर्तन क्या होता है। हमारे पास परिवर्तन 2 तरह का आता है, एक भौतिक परिवर्तन आता है और एक रासायनिक परिवर्तन आता है। भौतिक परिवर्तन में हम क्या करते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिन्हें पुनः वापस उसकी पुरानी स्थिति में लाया जा सके, जैसे मोमबत्ती का जलना। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि मोमबत्ती जलने के बाद पुनः नीचे कलेक्ट रहती है, एज लाइक वो ठीक मोमबत्ती की ही तरह दिखाई देती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर हमने दूध से दही बना दिया तो शायद हम फिर दही को दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर यदि ऐसा होता तो हमारे गांव में हमेशा दही को फेंकते ना खराब होने पर, बल्कि उसे पुनः दूध में कन्वर्ट कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूध को दही में बदल सकते हैं, बट हम दही को दूध में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन हम उस रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया की बात करेंगे तो अभिकर्मक और अभिकारक आपस में मिल करके क्या बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। आपको निम्नलिखित प्रकार में हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे आपको बता दें प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिसे हम अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को, ऐसी अभिक्रिया जब एक परमाणु क्या करे, दूसरे परमाणु को विस्थापित करे, ऐसी अभिक्रिया जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करे, विस्थापित करे और उसका स्थान ले ले और उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो वहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो वहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित करे और उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए, हम आपको बता दें, आपने देखा होगा कि जब आप सब या जो भी लोग चावल पकाते हैं, भोजन बनाते समय, तो आप देखते हैं कि उसमें बुलबुला उठता है। तो आप देखेंगे कि एक बुलबुला ऊपर से फूट जाएगा, फिर नीचे से एक बुलबुला उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आएगा, है ना। या पानी बॉइलिंग करिए तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन का मतलब होता है कि एक लोग वहाँ से हटे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहाँ से एक लोग हटते हैं और दूसरे लोग आ जाते हैं। जैसे आप देखिए, CH4 है मीथेन, ये क्या है, मीथेन गैस है। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं और इसे हम कचड़े का गैस भी कहते हैं। तो जो मीथेन होता है वो सबसे ज़्यादा धान के खेत में पाया जाता है और धान का खेत एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है कि नहीं। तो CH4 है, यदि CH4 का रिएक्शन हम HCl से कराएं, किससे कराएं, HCl से कराएं या मान लीजिए Cl2 से कराएं। देखिए, आपको बता दें, आप दोस्ती उसी से करेंगे जो आपके बराबर में हो। आपकी दोस्ती टिकाऊ तभी होगी जब वह आपके लेवल में हो, और यदि वह आपके लेवल में नहीं है तो आपकी दोस्ती टिकाऊ नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन भी गैस के फेज़ में है और आपका Cl2 भी गैस के फेज़ में है, इसलिए दोनों का फेज़ सेम है, इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया संभव है। देखिए, अब हम आपको बता दें कि यदि हम यहाँ पर चलें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम बात करें CH4 की, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, आपको बता दें कि जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड इतना मजबूत बॉन्ड होता है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने Cl कहा, Cl में भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है,
तो आप यहाँ पर CH4 की मुलाकात क्लोरीन गैस से होती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि क्लोरीन कार्बन से कहता है या CH4 से कहता है कि मुझे आप अपने साथ जोड़ लीजिए और एक क्लोरोजिनेशन अभिक्रिया करा दीजिए, यानी क्लोरीन को जोड़ करके एक क्लोरोजिनेशन अभिक्रिया करा दीजिए। तो मीथेन कहता है कि जनाब हमारी जो 4 वैलेंसी हैं, हम जो 4 बांड बनाते हैं उन 4 बांडों पर ऑलरेडी कोई आ चुका है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप हाइड्रोजन से पूछ लेते हैं और हाइड्रोजन यह कह दें कि भैया मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आसानी के साथ आपको जोड़ा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं होता क्या है कि यह Cl जो होता है इस हाइड्रोजन से आता है और हाइड्रोजन उसके बाद को सहमत कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन हट करके Cl के पास चला आता है, यानी यह Cl इस हाइड्रोजन के पास आता है और बांड तो टूटेगा नहीं क्योंकि यह एक मजबूत बांड है और इसलिए यह इसके पास आ जाता है और यह फिर यहाँ से हट जाता है और यह Cl यहाँ आ जाता है और ये H इसके साथ आ जाता है। तो यह बन जाता है आपका H सिंगल बांड C, सिंगल बांड H, सिंगल बांड H, सिंगल बांड Cl प्लस HCl। क्या बना दिया? HCl। देखा आपने क्या बना दिया? HCl। तो यहाँ पे क्या बना भाई, यानी ये यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है CH3Cl को, है कि नहीं? क्या कर रहा है? CH3Cl को। तो यह कैसी रिएक्शन है? विस्थापन। लेकिन छात्रों हम आपको बता दें कि यह विस्थापन तब तक होता रहेगा, अभी यह अस्थायी विस्थापन है, कोई अस्थायी नहीं है। यह विस्थापन तब तक होता रहेगा जब तक यह Cl इस पूरे H को हटा नहीं देगा। इसलिए हम पुनः CH3Cl लेते हैं, यह सिंगल बांड C, सिंगल बांड H, सिंगल बांड Cl, ये वाला पार्ट लेते हैं और पुनः हम Cl से रिएक्शन कराते हैं Cl2 से। तो हमने देखा कि यह इनके पास आता है और यह क्या होते हैं? इनके पास चले आते हैं। तो आपने देखा यह सिंगल बांड C, सिंगल बांड Cl, सिंगल बांड H, सिंगल बांड Cl प्लस HCl। अब यहाँ पर देखिए यह आपका हो गया CH2Cl2, है ना? ये बन गया। देखा आपने किस तरह से किया है इसने ना बेटा। अब इसके बाद आगे देखिएगा H सिंगल बांड C, सिंगल बांड Cl, सिंगल बांड H, सिंगल बांड Cl। पुनः हम इसका इससे रिएक्शन कराते हैं तो Cl हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसने क्या किया, इस H को हटाया और फिर यहाँ से H इनके पास चलाया। तो अब क्या हो गया, यह सिंगल बांड C, सिंगल बांड Cl, सिंगल बांड Cl, सिंगल बांड Cl और क्या हो गया भाई, प्लस HCl ना, यानी ये बन गया CHCl3। क्या बन गया? CHCl3, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? ये क्लोरोफॉर्म। यहाँ आप लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म ना, ये क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म बन गया। तो CH3Cl क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। जिसे हम जिसे हम सूंघा दें, है ना, जिसके नोच पर लग जाए वह बेहोश हो जाएगा और जैसे ही वो बेहोश हो जाएगा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हो गया ये आपका H सिंगल बांड C, सिंगल बांड Cl, सिंगल बांड Cl, सिंगल बांड Cl हो गया। फिर आपने Cl से रिएक्शन कराया तो यह Cl यहाँ आ गया और ये CH कहाँ चला गया? यहाँ। तो क्या बचा भाई? C सिंगल बांड Cl। मैंने आपसे कहा था ना कि कब तक अटैक करता रहेगा? जब तक यह पूरी तरह से H को नहीं हटा देगा। कब तक अटैक करता रहेगा? जब तक यह क्या करेगा? H को पूरी तरह से नहीं हटा देगा। तो यह यहाँ पे क्या बना? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बन गया? नकली कपूर। क्या बन गया? नकली कपूर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसे क्या कहते हैं? नकली कपूर कहते हैं। तो यह आपका नकली कपूर है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो छात्रों आपने देखा मैंने एक अभिक्रिया का जिक्र किया है, अभी बहुत सारी अभिक्रियाएं बाकी भी हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वह अभिकर्मक और अभिकारक दोनों जो आपस में मिला करते हैं तो वह क्या बना देते हैं? उत्पाद बना देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें,
ऐसी अभिक्रियाएं जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित करे और उसका स्थान ग्रहण कर ले तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जैसे CH4 और Cl2। तो आप देखिए छात्रों, मैंने CH4 को दिखाया, आपने बखूबी तरीके से देखा भी कि एक लोग वहाँ जाए और दूसरे लोग वहाँ से हट करके फिर उसका स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बारी बारी से चारों H को मीथेन के हटा करके Cl ने कंटेन कर लिया और एट लास्ट क्या बना दिया? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ना। राइट कर लीजिए। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में आपका योगात्मक अभिक्रिया। क्या आते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। जिसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है बेटा? इसको देखिएगा, है ना। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को बिना हटाए जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को बिना हटाए, यानी उसको हटाए ना, बिना हटाए, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को बिना हटाए उसका स्थान बिना हटाए उसके साथ जुड़ जाए, बिना हटाए, है ना। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को बिना हटाए उसके साथ जुड़ जाए, क्या जाए? जुड़ जाए। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को बिना हटाए उसके साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होता है। तो वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होते हैं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बिना हटाए उसके साथ जुड़ जाए तो वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को बिना हटाए उसके साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे आप देखिए, आप एथिलीन ले लीजिए, है ना, इथीन ले लीजिए, है ना, चाहे जो भी ले लीजिए आप। चलिए इथीन लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? इथीन। क्या है? इथीन। मैंने पढ़ाया था ना पिछले क्लासों में। अब इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन कराएंगे। देखिए, जब प्लस करके हाइड्रोजन अगर कोई जुड़ता है ना तो उसका नाम लेकर के हम लोग क्या कहते हैं? जिनेशन कहते हैं ना। यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरोजिनेशन, ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमोजिनेशन, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजनेशन। तो उसका नाम लेकर के हम लोग क्या कह देंगे? जिनेशन कह देंगे। तो आपको बता दें कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बनते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो कितना सिग्मा बनेगा? 4 ना। जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो कितने सिग्मा बनते हैं? 2 बनते हैं। और जब 2 पाई बॉन्ड टूटेगा तो कितना सिग्मा बनेगा? 4। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं ना। इसका अब ये ज़रा सोचिएगा कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है 2 सिग्मा बनते हैं, तो इसका मतलब 2 सिग्मा मिल करके एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सिग्मा मिल करके एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा में बदले तो वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होता है। और जब 2 सिग्मा मिल करके एक पाई बॉन्ड बनाए तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यह पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बना देगा, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी जैसे हम कहते हैं C2H6, और इसे हम क्या कहते हैं? ईथेन। क्या कहते हैं इसे हम? ईथेन।
CTH6 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो यह रहा आपका एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। क्या इसने किसी को हटाया, नहीं हटाया ना। तो जब इसने किसी को नहीं हटाया तो जहाँ पे 4 थे वहाँ पे कितने आ गए, 2 और मिल गए, 6 हो गए। तो आप ये बताइए योगात्मक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो यह रहा आपका योगात्मक। अब इसके बाद कुछ रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आप देख सकते हैं बाहुलीकरण। क्या कहते हैं, बाहुलीकरण बहुत सुना होगा आपने। बाहुलीकरण, बाहुलीकरण को कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन, जिसे पॉलीमर कहते हैं। बाहुलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो एग्ज़ाम में आता ही है ना। पॉलीमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, बाहुलीकरण। जैसे आपको क्या बना हो, पॉलीथीन, पॉलीथीन समझते हैं ना। इस समय यूज करने के लिए सरकार क्या है, बहुत ज़्यादा सख्त है कि आप बिल्कुल यूज ना करिए। क्या कहती है सरकार, कहती है कि इससे जहाँ पे कचरा होता है वह कचरा साफ़ नहीं हो पाता है, गटर में अगर पड़ा है तो वह गटर के नाली को बंद कर सकता है, इसलिए उसने पॉलीथीन को मनाही किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हम लोग दुकानों पे जाते हैं तो बैग लेकर के, झोला लेकर के नहीं जाएंगे, हमको मटेरियल पॉलीथीन में ही चाहिए, ठीक है। तो पॉलीथीन क्या होता है, बाहुलीकरण करते हैं हम इसका। तो पॉलीथीन देखिए, हम बताएं कि बाहुलीकरण में क्या होता है कि एक मोनोमर होता है, तो वह मोनोमर किस में बदल जाता है, पॉलीमर में। उसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार हो जाती है और वह मोनोमर किस में बदल जाता है, पॉलीमर में। तो आप देखिए, जब कहीं पॉलीमर आए, जैसे पॉली के बाद जो शब्द आए तो इसका मतलब इथीन आ रहा है, तो इथीन क्या होगा, मोनोमर। इथीन क्या होगा, मोनोमर। तो इथीन क्या है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया, मोनोमर। क्या हो गया, मोनोमर। तो अब यह इथीन जो है मोनोमर है, इसकी बहुत सारी संख्या हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, बहुत सारी संख्या लेते हैं, है ना। तो आपको बता दें जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है पॉलीमराइजेशन में। इस तरह से पॉलीथीन बनाने में जो हम बता रहे हैं आपको, जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है। और जैसे ही इसका मोनोमर लेते हैं तुरंत इसके पाई बांड टूट करके कितने सिग्मा बना देंगे, 2 सिग्मा बना देंगे। और जब 2 सिग्मा बना देंगे तो साइड में दोनों लग जाएंगे, तो यही पॉलीमर, यही जो है आपका किस में बदल जाएगा, पॉलीमर में। यानी यह क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पॉलीथीन। बहुत ही अच्छा है बाहुलीकरण, है ना। तो आप देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया होता है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को बिना हटाए उसके साथ जुड़ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी। योगात्मक अभिक्रिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। बाहुलीकरण जो कि आपकी किताब में दिया है, बहुत ही अच्छा ही है। अब बाहुलीकरण में, बाहुलीकरण के द्वारा ही टेफ्लॉन, है ना, बनते हैं। उसके बाद बाहुलीकरण के द्वारा ही आपके ये टायर वगैरह प्लास्टिक जितने भी हैं सब बाहुलीकरण के अंदर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC जो पाइप आती है ना, वह भी बनती हैं। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ। एक और भी मैं आपको अभिक्रिया बता दूँ, बड़ा ही अच्छा विखंडन अभिक्रिया, जो आप कक्षा 6, 7, 8 में या 10 में पढ़े होंगे। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़े होंगे ना, याद है, हम थोड़ा आपको याद करा दे रहे हैं, बस जान लीजिए। नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, आपको बता दें कि अभिक्रियाएं भी कई प्रकार की होती है। भाई देखिए, अभिक्रिया है कई प्रकार की तो होगी ही, कितना पढ़ा जाएगा उतना भी कम है। जैसे नाभिकीय विखंडन की बात करें यदि हम, तो आपने पढ़ा है ना कि 92 यूरेनियम 235 को, है ना, न्यूट्रॉन की बमबारी कराया जाता है, तो यह क्या हो टूटता है, 36। देखिए, आपको हम पहले सबसे पहले तो यह बता दें कि जब हम नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं तो नाभिकीय विखंडन जो होता है वह 2 प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हुआ करती है और एक क्या हुआ करती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और एक क्या होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो आपको हम बता दें कि जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जैसे 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने अटैक किया हुआ था। आपको अच्छी तरह से पता है कि 1945 से पहले जितने भी चीज़ें हमारे यहाँ आती थी या किसी भी वर्ल्ड में आती, किसी भी कंट्री में आती थी, तो वह अक्सर जापान से ही हुआ करती थी। यानी जापान एक विकसित देश हुआ करता था, जैसे HMT घड़ी, HMT ट्रैक्टर,
है ना, आपने देखा होगा। और बड़ी टेक्नोलॉजी से उसमें सेल नहीं यूज होते थे, चाबियां दी जाती थी और इस तरह से हुआ करता था। लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि हमारा यह जापान जो है यह आसानी के साथ बड़ा ही विकसित हो चुका है, तो वह भी अपने को विकसित करने के लिए और विश्व गुरु बनने के लिए उसने किया क्या था कि वहाँ पर घुसपैठियाँ करना शुरू कर दिया। और 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर उसके 2 शहर थे जहाँ से उसकी पूरे मार्केट चला करते थे, उस पर उन्होंने परमाणु बम से गिरा करके तबाह कर दिया। आज भी वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल आज भी वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और वहाँ पर भूकंप आता रहता है। पर्यावरणीय प्रभाव वहाँ पे जो हुए दुष्प्रभाव के रूप में चेंज हो चुका है। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इसमें रेडियो एक्टिव तत्व हुआ करते हैं और रेडियो एक्टिव तत्व जिसकी नाभिक से विभेदी किरणें उत्सर्जित हुआ करती हैं और इनका प्रभाव 1000 साल तक हुआ करता है। तो आपको हम बता दें कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है, न्यूक्लियर फिजन की जो अभिक्रिया हुआ करती है, यह 2 प्रकार की हुआ करती है। एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हुआ करती है और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हुआ करती है। जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसके अंतर्गत मामला यह होता है कि किसी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर हम एक नाभिकीय रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की बमबारी 92 यूरेनियम 235 पर कराते हैं और वो जैसे ही कराते हैं तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम नियंत्रित करके कलेक्ट कर लेते हैं। और इस रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की छड़ें भी लगी होती हैं। अगर कैडमियम की छड़ें नहीं होती हैं तो भारी जल के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, निराकरण करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं। जैसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में जब अमेरिका ने अटैक किया हुआ था, परमाणु बम किया, तो आप वहां देखे होंगे उसका प्रभाव आज तक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि खुली श्रृंखला अभिक्रिया में होता क्या है कि जब 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराया जाता है तो 92 यूरेनियम 235 उस 92 यूरेनियम 235 अपने आप को विखंडित कर देता है, यानी वह विखंडित हो जाता है 36 क्रिप्टॉन में और 56 बेरियम में टूट जाता है और इस तरीके से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। या अगले 3 न्यूट्रॉन जो होंगे वह जो शेष बचा हुआ 92 यूरेनियम 235 का भाग होगा उस पर अटैक करेंगे। उस पर अटैक करने के बाद पुनः उसे 36 क्रिप्टॉन और 56 बेरियम में तोड़ देते हैं, पुनः फिर न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इस तरीके से पता नहीं कितने न्यूट्रॉन मुक्त रहते हैं और वह ऑलरेडी तब तक उस पर अटैक करते रहते हैं जब तक एक एक पार्टिकल 92 यूरेनियम 235 पूरी तरह से टूट न जाए। इस प्रकार से उसका जो प्रभाव होता है वह 1000 साल तक होता है। तो इसे हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। बट इसके द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है हम इसका यूज़ कहीं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है नाभिकीय विखंडन के बाद आता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या आता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। थोड़ा सा सोचिए कि हम लोग जिस घर के अंदर रहते हैं जिसकी खोज एडिसन ने किया हुआ था, थोड़ा छात्रों आप सोचिए कि एक बटन आसानी से दबा दिए, लाइट आ गई, ठीक है। लेकिन उस लाइट उस बल्ब के ऊपर कभी कभी ऐसी भी घटना हुआ करती है कि जैसे ही मैंने लाइट को जलाया बल्ब फ्यूज हो गया। अब बल्ब फ्यूज क्यों हुआ, क्योंकि बल्ब के ऊपर वहाँ पे लिखा रहता है कि जनाब इतना वोल्टेज इतना वाट, यानी इतने वोल्टेज से ज़्यादा लाइट पावर हम नहीं ले पाएंगे और इतना ही वोल्टेज की लाइट ले करके हम इतना ही वाट का पावर आपको देंगे। और यदि आप हमसे तनिक भी इधर उधर किए, इस वोल्टेज को बढ़ाएं तो मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। तो यही स्थिति होती है। लेकिन ज़रा आपने सोचा कि एक सूरज जो पूरे दुनिया का बल्ब है, जो पूरे दुनिया को चमका रहा है, वह सूरज आज तक फ्यूज नहीं हुआ, आखिर ये ऊर्जा कहाँ से आई। बिल्कुल छात्रों यह सोचना चाहिए। और आज हम आपको यह क्लियर कर दे रहे हैं कि सूरज के अंदर जो यह ऊर्जा होती है यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंदर होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है। आपको बता दीजिए सूरज होता है, सूरज के चारों तरफ
उसके चारों तरफ एक किरेटिन होते हैं जो वाई के आकार के होते हैं। वहाँ पे सूरज का क्षेत्र का जो टेम्परेचर है छात्रों वह 600 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन किरेटिन में भी टेम्परेचर होता है, लेकिन किरेटिन जहाँ से उगा होता है वहाँ पर उसकी सूरज का जो सतह का टेम्परेचर है वह बिल्कुल जीरो है, वहाँ बिल्कुल वह गर्म नहीं है। और यह जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें जो सूरज दिखाई देता है उस समय तो वह उसका किरेटिन ही दिखाई देता है। तो छात्रों आपको बता दें हम कि सूरज के चारों तरफ इर्द गिर्द हाइड्रोजन इतने अधिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक इतने अधिक हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स इतने अधिक हैं। अब पूछेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं। हम बता दें समस्थानिक का मतलब होता है कि जब परमाणु क्रमांक समान हो जाए और उसके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाए तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 प्रोटियम होता है, 1s2 ड्यूटेरियम होता है, 1s3 ट्राइटेरियम होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम होता है। 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1s3 ट्राइटेरियम होता है। और ये जब यह हाइड्रोजन के समस्थानिक जब आपस में मिलते हैं तो जब छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल करके बहुत बड़ा नाभिक बना देते हैं जिसे हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिला करते हैं तो यह आपस में मिल करके एक बहुत बड़ा नाभिक बना देते हैं जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में मिल करके यह एक प्रकार का हीलियम का बहुत बड़ा नाभिक बनाया करते हैं जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और हीलियम का नाभिक का बनना यह बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है, यह एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण आज ऊर्जा इतनी अधिक है नाभिक सूर्य के पास कि वह हमको सोलर एनर्जी दे रहा है और यह एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। इसकी एनर्जी हमारे पास लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में आती है, प्रकाश के तरंगों के रूप में आती है। इसमें प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्ट्रावायलेट होता है, एक इंफ्रारेड होता है। और ये बता दें आपको कि प्रकाश की तरंगें जो होती हैं वह एक फोटॉन के रूप में आगे बढ़ती हैं, ऊर्जा के एक पैकेट के रूप में आगे बढ़ती हैं। ऊर्जा की उस पैकेट में एक फोटॉन एनर्जी होती है E=hν, जिसे फ्रॉनहोफर ने दिया था, फोटॉन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे H प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, न्यू वेलोसिटी c/λ, जहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है। और यह डिपेंड करता है कि c/λ जहाँ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के होता है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा कि हमने आपको बताया कि ऊर्जा के एक पैकेट के रूप में वह आगे बढ़ता चला जाता है। तो छात्रों बस आज इतना ही। तो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया डिटेल में बताया। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।